मैकमेंस। यस प्लीज कम। गुड आफ्टरनून। नमस्कार नमस्कार, बैठिए 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 बैठिए। आपका नाम पवन कुमार है? यस, थैंक यू सर। पवन, थोड़ा परिचय देंगे अपना? हम चाह रहे हैं कि हम आपसे उन्हीं क्षेत्रों से बात करें जहां आप कंफर्टेबल हों, तो थोड़ा सा बताइए अपने बारे में और कहाँ कहाँ से आप बात करना चाहते हैं ये भी बताइए। ठीक है सर, मेरा नाम पवन कुमार है। मैं राजस्थान राज्य के नागौर जिले के सोमना गांव का निवासी हूँ। ठीक है। मेरे पिताजी एक ट्रक चालक है। मैंने ग्रेजुएशन में BDS किया है। संस्कृत साहित्य मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट है और योग और मेडिटेशन मेरी हॉबी है। 2014 से लेकर 21 तक मैंने पार्ट टाइम एज ए डेंटिस्ट काम किया है और पिछले महीने मेरी नियुक्ति राजस्थान सिविल सर्विसेज में असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पर बाड़मेर में हो गई है। ठीक है। अब अभी किस सर्विस में है? राजस्थान सिविल सर्विसेज में असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्रीज में है। ठीक है। तो आपने जो RAS का एग्ज़ाम है RPSC वाला उसको पास किया? यस सर। क्या रैंक था उसमें आपका? सर 308वीं रैंक थी। 308वां रैंक था। तो इस समय इंडस्ट्रीज वाला काम उसका एक हिस्सा आप देखते हैं राजस्थान में? हाँ सर। पवन, ये बताओ, मैं एक बात कभी समझ नहीं पाता। यस सर। कि कुछ लोग MBBS करते हैं, कुछ लोग BDS करते हैं। यस सर। ऐसा क्यों है कि पूरे शरीर के लिए MBBS और केवल दांत के लिए पूरी अलग से 4 साल की डिग्री? दांत में ऐसा क्या है? सर दांत में PG, इसके अलावा PG भी होती है और सुपर स्पेशलाइजेशन भी होता है। ये तो और आश्चर्य की बात है। तो हमें ऐसे प्रतीत होता है बाहर से देखने पे कि एक केवल दांत का हिस्सा है, लेकिन अगर किसी दांत की प्रॉब्लम हो तो हम उसको महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा डेंटिस्ट्री में और बहुत सारी चीज़ें हैं। हमें जैसे दांत है, दांत के लिए अलग मटेरियल की स्टडी करनी पड़ती है, दांत की अलग एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, वो सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। फिर अभी इसमें और स्पेशलाइजेशन आ गया सर। जैसे दांत के अलावा जो पूरे जो जबड़े हैं, जैसे हमारे जॉज है, उनकी सर्जरी भी इसी में आती है, डेंटिस्ट्री में ही। तो भी मुंह के अंदर का हिस्सा मान लिया पूरा हमने, तब हाँ भी उसमें इतना क्या है कि पूरा 4 साल उसे पढ़ना पड़े? सर उसमें एक डेंटिस्ट्री में पढ़ाई के अलावा आर्ट का काम भी है सर। हमें चीज़ों को रिस्टोर करना पड़ता है, तो बहुत सारे डेंटल मटेरियल्स है, वो चीज़ें हैं, वो हमें पढ़नी पड़ती है। ये सारी बातें तो हार्ट वाला भी बोल सकता है, लीवर वाला भी बोल सकता है, लंग्स वाला भी, आँख वाला भी। पर सर हमें ना जनरल, जैसे हम केवल दांत अगर शरीर से अगर कोई अलग चीज़ होती तब तो दबाव में आ गए। ये आपने थोड़ा ना किया है कि BDS अलग से होगा, आपकी तो कोई जिम्मेदारी है ही नहीं इसमें। मैं तो जानना चाह रहा हूँ, क्या सच में ऐसा कुछ है कि 4 साल अलग से होना चाहिए, या एक गलती है जो हो गई इतिहास में, अब मर्ज कर दें MBBS में इसको भी? टीम दृष्टि पेश करती है IAS की तैयारी का अनूठा और स्थायी ऑनलाइन विकल्प, क्योंकि अब दिल्ली का क्लासरूम आ गया है आपके मोबाइल में। कोर्स में एडमिशन और लाइव क्लासेस के लिए डाउनलोड करें दृष्टि लर्निंग ऐप या हमें फ़ोन करें दिए गए फ़ोन नंबर्स पर। पर ये तो एक स्पेशलाइज, इसका तो पहले MBBS था, ये तो डेंटिस्ट्री तो इसके बाद स्टार्ट हुई, तो इसलिए इसको मर्ज तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें सर आर्ट भी है डेंटिस्ट्री एक। ये तो आप वो उत्तर दे रहे हैं जो आप याद करके आए हैं। मेरा प्रश्न वो है ही नहीं जिसका उत्तर वो वाला होगा। अच्छा, ये बताइए कि दांत का अध्ययन करना और दिल का अध्ययन करना, हार्ट का अध्ययन करना, इनमें से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्या है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्या है? दोनों ही अपनी जगह है, पर हार्ट में सुपर स्पेशलाइजेशन चाहिए है ना। तो उसका तो अलग से नहीं होता BDS, या मतलब कुछ ऐसा जिसको BHS कहते हैं, प्रेशर इन हार्ट सर्जरी जैसा कुछ? मैं कई BDS लोगों से पूछ चुका हूँ, MDS BDS से, आज तक कोई मुझे समझा नहीं पाया। और मैं केवल जिज्ञासा के भाव से पूछ रहा हूँ, चुनौती के भाव से नहीं। क्यों ऐसा होना चाहिए? जैसे हम पूछते हैं कई लोगों से कि रेलवे अकाउंट सर्विस अलग से क्यों होनी चाहिए, डिफेंस अकाउंट सर्विस अलग से क्यों होनी चाहिए, क्यों नहीं सिविल अकाउंट्स में मर्ज कर दो उसको? तो कोई ठोस आंसर चाहिए। ऐसी मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ। जब पूरे शरीर का अध्ययन करने के लिए एक डिग्री है MBBS, और उसके बाद किसी एक पार्ट के लिए स्पेशलाइजेशन है, तो ऐसा हो सकता था कि MBBS और जिसको दांत में ही रुचि है वो उसके बाद। सर इसका एक रीज़न ये हो सकता है कि जैसे अगर हम MBBS के बाद करते हैं तो केवल हम टूथ एक्सट्रैक्शन या रिस्टोरेशन तक, अभी हमारी पूरी एस्थेटिक्स है। जैसे मतलब 14 ईयर्स तक हम कोई बच्चा अगर सुंदर नहीं है तो हम समझ गया, मैं सारी बात इतना स्पेशलाइजेशन नहीं हो पाता। अच्छा चलिए बताइए, डेंटिस्ट्री में लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है, एकदम लेटेस्ट डेवलपमेंट? डेंटल इम्प्लांट्स हैं। हाँ, वो किस चीज़ के बनते हैं? टाइटेनियम अलॉय होती है जो हमारी बॉडी के साथ बायोकम्पेटेबल होती है, तो उसके वो बनते हैं। आपने उस पर काम किया कभी? सर असिस्ट करवाया है मैंने, काम नहीं।
तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग भारत में होती है, बाहर से आता है? भारत मैक्सिमम सर हमारा जो डेंटल मटेरियल्स है वो चाइना से ही चाइना import से होता आते हैं। यहाँ हम केवल अपना साइज देख के है, असेंबल करते हैं। सैम्पलिंग कर लेते हैं, उसकी यही काम है। तो क्यों हम डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे? अब तो इंडस्ट्री के व्यक्ति भी हैं, भारत में क्यों नहीं हो पा रहा? सर इंडस्ट्रीज़ के लिए एक इकोसिस्टम चाहिए होता है और वो धीरे धीरे बिल्ड होता है। चाइना ने वो इकोसिस्टम बना लिया और हमने कहीं ना कहीं वो रिफॉर्म्स जो थे वो लेट लाए और एक जो अपॉर्चुनिटी थी वो हमने मिस कर दी सर। पवन, वायु और हवा में क्या अंतर है? सर ये एक ही शब्द के 3 पर्यायवाची हैं। क्या आपको लगता है, जैसे मैंने मीडिया में कहीं कहीं पढ़ा है, अखबारों में, वेबसाइट्स पे, कि आजकल भारत में असहिष्णुता बढ़ रही है, एक ऐसा आरोप लगता है आजकल। आपकी राय में ये आरोप सही है या ये मतलब एक जानबूझ के लगाने वाला आरोप है, जबकि इसमें सच्चाई है नहीं? सर कहीं देखा जाए तो इतना बड़ा भारत एक देश है और सभी सोसाइटीज़ में कुछ ऐसी चिटपुट घटनाएं होती रहती है और एक प्रोपेगेंडा करना कि पूरे देश की छवि को उससे खराब करना मेरे हिसाब से सही नहीं है सर। ठीक। पवन, आप कंप्यूटर प्रोग्राम समझते हैं? हाँ सर सुना है इसके बारे। क्या होता है? कंप्यूटर पे कुछ लोग कोडिंग करके और प्रोग्राम बनाते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। आपका विषय संस्कृत है, राइट? यस सर। अब मैंने कहीं पढ़ा कि संस्कृत जो है प्रोग्रामिंग के लिए सबसे सूटेड लैंग्वेज है, ऐसा क्यों? सर संस्कृत, महर्षि पाणिनि ने क्या किया, संस्कृत को एक ग्रामर में बांध दिया और उसमें बहुत ही कम है जो अपवाद है। संस्कृत जैसे जो भी इंडिया में बोलो चाहे यूके में बोलो, जैसे संस्कृत बोली जाती है वैसे ही उससे लिखी जाती है, उच्चारण में अलग नहीं होता। जैसे अंग्रेजी भाषा या अन्य भाषाओं के अलग अलग तरह के उच्चारण हो सकते हैं, तो वैसे उच्चारण संस्कृत में नहीं होते। और इसके अलावा अपवाद है वो बहुत कम है। बाकी लैंग्वेज में क्या होता है कि अपवाद ज़्यादा होते हैं, उनका कोई वो मूल रूट नहीं होता। संस्कृत में जो भी वर्ड है ओरिजिन है तो उनका रूट वर्ड से ओरिजिन है। ये तो उसकी विशेषताएं हैं। मेरा प्रश्न ये था कि प्रोग्रामिंग के लिए सूटेड क्यों है? क्या ऐसा कारण है इसमें, क्या ऐसा विशेषता है इसमें कि प्रोग्रामिंग को ईजी बनाता है संस्कृत? इसके बारे में सर चलिए कोई नहीं, कोई नहीं। आपके पिताजी ट्रक चालक हैं, आपने बताया। यस। लॉजिस्टिक्स क्या होता है? लॉजिस्टिक्स एक ब्रॉडर टर्म है जिसमें ट्रांसपोर्ट और एंड मतलब मैन्युफैक्चरिंग से लेके और लास्ट डोर तक जो सप्लाई होती है उस पूरी प्रक्रिया को लॉजिस्टिक कहते हैं। तो इंडस्ट्रीज़ के विस्तार में लॉजिस्टिक्स की क्या भूमिका होती है? सर लॉजिस्टिक्स की सबसे इम्पोर्टेंट भूमिका होती है और एक रिपोर्ट थी जिसमें ये बताया गया कि इंडिया में जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो कहीं ना कहीं 14% के अप्रोक्सीमेट है ओवरऑल प्रोडक्ट की, जबकि जो चाइना और डेवलप्ड कंट्रीज है वो 8% है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके लिए एक बड़ा प्रोग्राम ला रही है, भारतमाला, सागरमाला, और लॉजिस्टिक्स में ओवरऑल रिफॉर्म करने के लिए, ताकि जो लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो और हमारे जो एक्सपोर्ट है वो कॉम्पिटिटिव हो। आपने कहा कि सरकार प्रोग्राम लेके आ रही है। यस सर। भारतमाला, सागरमाला तो आ चुका है। हाँ, भारत गति शक्ति प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसमें क्या होता है? उसमें सर जो भी डिपार्टमेंट्स हैं वो मिलके और कोऑर्डिनेट करेंगे कि जैसे ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, रेल सेक्टर है, इनलैंड वाटरवेज है, सारे कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट होगा। अच्छा अच्छा। विश्व बैंक की रिपोर्ट आती है एक, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। मुझे ये बताइए कि ऐसा क्या किया जाए लॉजिस्टिक्स में ताकि भारत में व्यापार करना आसान हो जाए लॉजिस्टिक्स के संदर्भ में? रोड्स हैं वो अच्छी क्वालिटी हो, रेलवे का जो है वो डेवलपमेंट हो। और अभी क्या है कि रेलवे जो माल वाला जो रेलवे मालगाड़ियाँ हैं उन पे कम लगता है, उन पे फेयर ज़्यादा लगता है, क्रॉस सब्सिडाइजेशन हो जाता है। ये बहुत सामान्य उत्तर है, कुछ ऐसा विशेष बता दीजिए कि आपका विषय है और आपका प्रोफेशन भी है इंडस्ट्रीज़। जैसे तो मैं जानना चाहूँगा कुछ विशिष्ट बातें कि लॉजिस्टिक्स का जो कॉस्ट है उसे कैसे कम करें हम। कुछ आपने महसूस किया हो अपने काम के दौरान, कोई समस्या आपने देखी हो? ऐसा कोई स्पेसिफिक कभी आपने ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया कि आप क्या करें ऐसा सिविल सेवा में ताकि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम हो जाए? सर जो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप करनी होगी हमें। वो आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में क्या है? हमारे जो डिपार्टमेंट है वो तो MSME जो इंडस्ट्रीज है उनको फैसिलिटेट करता है, उनको प्रमोट करता है कि आप उनको जो गवर्नमेंट स्कीम्स है उनका फ़ायदा दिलाने के। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। ये बताइए मालदीव्स की अगर हम बात करें तो हिंद महासागर में चीन का अच्छा दबदबा है। यस सर। और चीन का अच्छा प्रभाव है मालदीव्स के ऊपर, लेकिन क्या कारण है कि मालदीव ने भारत पहले की नीति को अपनाया है? सर मालदीव के जो पहले प्रधानमंत्री थे वो उनका चीन की ओर ज़्यादा झुकाव था। प्रधानमंत्री पहले जो राष्ट्रपति थे मालदीव के
जो उनका चीन की ओर ज़्यादा झुकाव था, और वर्तमान जो राष्ट्रपति है उनका भारत की ओर, मतलब भारत से अच्छे संबंध है, उन्होंने भारत से संबंध खराब कर लिए थे। तो मालदीव, भारत सबसे पहले मालदीव को सहायता पहुंचाता है, जो भी कोई भी आपातकाल हो, कोई भी घटना हो। जैसे थोड़ा टाइम पहले पानी, वहाँ पेयजल की कमी पड़ गई थी, तो भारत ने पहुंचाया। फिर वहाँ पर एक तख्तापलट होने वाला था, तो भारतीय सेना ने उसमें इंटरफेयर किया था। और भी देखिए, मेरा प्रश्न क्या था कि क्या कारण रहे होंगे कि चीन के दबाव के बाद भी भारत की ओर मालदीव का रुझान काफ़ी मजबूत है? सर, जो चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत जो प्रोजेक्ट्स हैं, वो कहीं ना कहीं एक डेप ट्रेड डिप्लोमेसी का हिस्सा है। तो छोटे छोटे देश है, वो उसमें फंस के और दिवालिया होने के कगार पे पहुंच गए। तो मालदीव ने इससे लेसन सीखा। तो क्या आपको लगता है कि चाइना की वन बेल्ट वन रोड पॉलिसी बहुत लंबा चलने वाली नहीं है? इस पे तो शुरुआत से ही आपत्तियां उठने लग गई थी। हालांकि भारत ने मजबूती से इसका विरोध किया था, और अकेले हम थे जिन्होंने जो बेल्ट एंड रोड समिट में भाग नहीं लिया था। लेकिन अब इसके परिणाम हमारे सामने हैं। उस टाइम भारत पे भी दबाव बन रहा था कि आप इसको ज्वाइन कीजिए, लेकिन हमने सॉवरेंटी के कारण ज्वाइन नहीं किया। अच्छा, ये नए भारत की बात अक्सर होती है, ये नया भारत क्या है? नया भारत सर, जो 47 में हमने एक गरीब देश से हमने शुरुआत की थी, और हमने कुछ सपने देखे थे कि हर आम आदमी तक जो गवर्नमेंट, मतलब आम आदमी को एक गरिमा में जीवन का अधिकार मिल सके। तो वो सपना साकार होता हुआ भारत, वही नया भारत होगा। ये नया भारत है। इसमें नया क्या है ऐसा? सर, गवर्नमेंट स्कीम्स है, जैसे स्वच्छ भारत अभियान है, तो हमने जो 100% ओपन डिफिकेशन, जो एक इमेजिनेशन लग रहा ये था। बताइए, अंतिम क्वेश्चन मेरा ये है कि मान लिया नए भारत की हम बात करें, तो नए भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण धातु कौन सी होगी? अगर उद्योग के कंटेक्स्ट में देखें तो नए भारत में सबसे महत्वपूर्ण धातु के रूप में एक धातु का नाम बताइए मुझे आप। मेटल। लिथियम। लिथियम। क्यों? सर, आने वाला टाइम है, वो ईवी का ज़माना है, और हमारी जो ऑयल पे डिपेंडेंसी है अभी, कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन और हमें जो आउटर मिडल ईस्ट में जो भी एक्सटर्नल शॉक्स है उनके प्रति संवेदनशील बना देती है। हमारी ऊर्जा को भी खतरा हो सकता है, एनर्जी सिक्योरिटी को, और पेट्रोल के प्राइस से पूरी कमोडिटी की प्राइस बढ़ जाती है। तो अगर हम लिथियम में, अगर हमने सॉवरेंटी अचीव कर ली, या फिर जो लिथियम के अल्टरनेट ढूंढ लिए, तो मुझे लगता है कि फिर हमें किसी बाहरी खतरे से या किसी जैसे सप्लाई चेन में डिस्टर्बन से, इनसे नहीं सामना करना पड़ेगा। किन देशों में भंडार हैं इसके? अफ्रीका और साउथ अमेरिका के कुछ कंट्रीज़ है। अफ्रीका में DRC, कोंगो और बोलीविया, और ऐसे कुछ साउथ अमेरिकन कंट्रीज। धन्यवाद। पवन, यस ग्लास सीलिंग इफेक्ट, क्या आप इसके बारे में कुछ जानते हैं? मैम, सॉरी मैम। अच्छा, मैं आपको बता देती हूँ कि ऐसा कहा जाता है कि महिलाएं एक लेवल तक बढ़ती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन टॉप लेवल तक पहुँचने के लिए एक ग्लास सीलिंग इफेक्ट होता है। उससे ऊपर उन्हें ना पहुँचने दिया जाता है, ना ही वो अक्सर पहुँच पाती हैं। इसमें तो ऐसा क्यों होता है, क्या कारण हो सकते हैं? इसके बारे में मैंने पढ़ा था, ये शब्द मैंने पहली बार सुना। महिलाओं के सामने सिचुएशन ये रहती है कि एक लेवल तक जॉब कर लेती है, उसके बाद उनके सामने ऑप्शन रहता है कि बच्चों की केयर करें या फिर वो एक अपने करियर को चुनें। तो ज़्यादातर जो भारतीय महिलाएं हैं, तो वो अपने बच्चों को ज़्यादा प्रीफर करती है और जॉब से क्विट कर देती है। फिर है कि महिलाओं पर दोहरा दबाव रहता है कि घर का भी काम करना होता है उन्हें, हस्बैंड है जो ऐसा कहा जाता है कि हाथ नहीं बढ़ाते काम में, और ऑफिस का भी काम करना होता है। फिर उनमें स्ट्रेस और ये चीज़ें डेवलप हो जाती हैं इन वजह से। और फिर है कि कहीं ना कहीं वो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट होता है ऑफिस में, तो उनमें वो पिछड़ जाती है कलीग से, तो भी उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाती है। और इसलिए शायद बड़ी कंपनियों के CEOs ज़्यादातर महिलाएं नहीं होती। अच्छा, ये बताएं कि ऐसे कौन कौन से काम हैं जिसमें एक हस्बैंड अपनी वाइफ की मदद कर सकता है? मैम, जैसे मैं खुद हेल्प करता हूँ, तो जैसे बच्चों को खाना खिलाना, तो उसमें बहुत टाइम लगता है। और भी जैसे अगर आदमी अपना काम खुद कर ले, ज़्यादातर कपड़े धोना या जो भी घरेलू काम है, बच्चों के साथ स्कूल छोड़ना या उनकी देखभाल करना, तो महिला के लिए पर्याप्त टाइम बच जाता है। आपकी वाइफ वर्किंग है? मैम, अभी थोड़ा टाइम पहले बच्चा हुआ, तो इसलिए उन्होंने थोड़ा लीव ले लिया था। अच्छा, ये बताएं, आपका संस्कृत लिटरेचर है, किरात तर्जुनियम में किरात से क्या मतलब है? किरात वेशधारी शिव, किरात एक जनजाति का नाम है, और किरात के वेश में भगवान शिव आते हैं और अर्जुन से वो युद्ध करते हैं लास्ट में पाशुपात अस्त्र के लिए, तो इसलिए इसका नाम पड़ा किरात और अर्जुनियम। किरात अर्जुनियम। क्या कहानी है इसकी? मैम, ये कहानी महाभारत से ली गई है। इसमें पांडव होते हैं, वो वनवास काट रहे होते हैं, तो पांडवों को
अपनी शक्ति का संचयन करना होता है। तो इसके लिए उन्हें कोई ऋषि बताते हैं कि आप है ना अर्जुन को कहते हैं कि आप पाशुपात अस्त्र प्राप्त कीजिए, उससे आपकी जीत में सहायता मिलेगी। तो अर्जुन पाशुपात अस्त्र के लिए फिर इंद्रकील पर्वत पर जाते हैं और वहाँ पर तपस्या करते हैं, और फिर वहाँ पर तपस्याओं में कुछ भंग आता, कुछ व्यवधान आते हैं, फिर लास्ट में भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर वेश बदल कर आते हैं। अच्छा, इसी तरह का एक उपन्यास है दश कुमार चरितम। तो क्या इसका क्या पूरा क्या कंटेक्स्ट क्या है इस? हमारे जो ट्रेडिशनल संस्कृत साहित्य था उसमें एक आदर्श समाज बताया गया था। तो 10 कुमार चरितम में कहीं ना कहीं दंडी ने एक समाज की जो रियलिटी थी उस टाइम उसको प्रदर्शित किया है। 10 जो अलग अलग राजकुमार हैं, 10 उनके माध्यम से उसमें बताया गया है कि समाज में कैसी व्यवस्था थी, कौन से, जैसे उस बताया कि बौद्ध और जैन धर्म डिक्लाइन पे थे, हिंदुइज्म कहीं ना कहीं प्रोमिनेंट कर रहा था, भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, समाज में चोरी, अपराध और ये जो भी काम है ये भी होते थे। और साथ में एक आदर्श भी प्रस्तुत किया है कि भाई कैसे एक जो है आदर्श या नैतिकता की ओर जा सकते हैं। अच्छा, इनमें इन सारे उपन्यास आपने कई सारे पढ़े होंगे, उनमें से सबसे फेवरेट आपका उपन्यास या टेक्स्ट कौन सा है? गीता मुझे सबसे अच्छा लगा। गीता सबसे अच्छा लगा। अच्छा, ये एक उसके अंदर एक भवभूति की उत्तर रामचरितम, यस मैम। ये बताएं, इसमें और रामचरितमानस क्या अंतर है दोनों में? इसमें भवभूति के उत्तर रामचरित में सुखांत दिखाया गया है कि वहाँ भगवती सीता होती है, वो पुनः आ जाती है और भगवान राम से उनका मिलन। लिखने के उसमें बताएं कि वो उसका टेक्स्ट ऐसा है या इसका टेक्स्ट के लेवल पे बताएं। मैम, ये जो इसमें कुछ उन्होंने इनोवेशन किए हैं उत्तर रामचरित में, जैसे एक चित्र काव्य दिखाया गया है जिसके माध्यम से ये बताया गया है कि भाई वो पुरानी जो घटनाएं हैं वो उनको रिकॉल कर रहे हैं वो। फिर ये जो अंतिम जो इसका रामायण का अंतिम कांड है उसके बेसिस पे ये बनाया गया है। इसमें प्रकृति वर्णन और वो सारी चीज़ें, साहित्यिक चीज़ें दिखाई गई है, उसमें थोड़ा ज़्यादा यथार्थवादी वर्णन है। अच्छा, चलिए, संस्कृत में मेरा आखिरी सवाल है, शुकनासो उपदेश से कुछ सुना सकते हैं? शुकनासो उपदेश गद्य में है तो थोड़ा हाँ, कुछ बताएं, वो लक्ष्मी के विषय में बता दें, उसमें कि क्या उसके कुछ छंद सुना दें। मैम वो बहुत क्लिष्ट है, मुझे याद नहीं है। अरे, आपको याद नहीं है। आप BDS भी हैं। विनियर्स क्या होते हैं? विनियर्स मैम, जैसे किसी की टूथ पे स्टेन हो जाए तो उसका एक इलाज का तरीका होता है विनियर। उसमें क्या करते हैं, हम टूथ को थोड़ा सा ऊपर से घिस के उसके ऊपर विनियर की वाइट लेयर लगा देते हैं जो टूथ की तरह दिखती है। और ऐसा क्यों है कि डेंटिस्ट्री का जो ट्रीटमेंट है इंडिया में बहुत सस्ता होता है, लेकिन जैसे ही आप बाहर चले जाते हैं, विदेशों में चले जाते हैं, वहाँ पे बहुत महंगा है, जबकि सामान तो वही लग रहा है? मैम, यहाँ डेंटिस्ट्री डिमांड एंड सप्लाई, तो यहाँ पर डिमांड तो कम है और डेंटिस्ट हैं, डेंटल कॉलेजेज हैं बहुत ज़्यादा हो गए, डेंटिस्ट बहुत ज़्यादा हो गए। यद्यपि DCI ने 2016 के बाद नए कॉलेजेस पर रोक लगा दी, फिर भी अवेलेबिलिटी ज़्यादा है और कॉम्पिटिशन ज़्यादा है यहाँ पे। और वहाँ पर एक मतलब सिस्टम बना हुआ है ऐसा कि ओरल हेल्थ की प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा है भारत में मैम, पर हमारे अवॉइड कर देते हैं हम। जनरली जो पेशेंट्स हैं वो जब उनके दांत में दर्द होता है तभी आते हैं, या फिर दांतों में बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है तभी आते हैं। अच्छा, मेरा नहीं है मैम। आखिरी सवाल आपसे, आपने अभी IR पे जब आप बात कर रहे थे तो आपने बताया कि भारत इंटरफेयर करता है अपने आस पड़ोस के देशों में, और कहाँ कहाँ आपको ऐसा लगा कि भारत ने अपने पड़ोसी देशों की घरेलू नीतियों में इंटरफेयर किया है? मैम, मैं हो सकता है थोड़ा गलत कह गया हूँ, मैं भारत इंटरफेयर नहीं करता मैम, उनकी हेल्प करता है। हेल्प करता है? यस मैम। जैसे अभी श्रीलंका को एक जो श्रीलंका में क्राइसिस चल रहा है तो उसमें हमने क्रेडिट लाइन दी और जो दवा और जो गेहूँ है वो पहुँचाए। और इसके अलावा नेपाल के साथ भी जो फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरा है तो उसमें भी हम सहायता कर रहे हैं। बांग्लादेश को भी हमने क्रेडिट लाइन दी है। तो भारत पॉजिटिवली वहाँ पर इंटरफेयर करता है कि लोगों का भला हो। अच्छा, थैंक यू सो मच। पवन, आपने संस्कृत साहित्य में नाटक पढ़े? हाँ मैम। संस्कृत नाटक के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? मैम, संस्कृत नाटक में एक तो विदूषक की कल्पना होती है जो इसे यूनिक बनाती है। इसके अलावा मैम खुले में मंचन होता था संस्कृत नाटकों का। ये जो पर्दा या यवनिका बोलते हैं तो ये ग्रीक इफेक्ट से उसमें आया। इसके अलावा संस्कृत नाटक होते हैं वो सुखांत होते हैं
ये तत्व, मैंने तत्व पूछे हैं, संस्कृत नाटक के तत्व क्या हैं? मैं नहीं समझ पता, नहीं पाया। कोई बात नहीं। कालिदास का नाम सुना है आपने? Yes. जो कालिदास के महाकाव्य हैं उनमें जो कैरेक्टर्स हैं, जो चरित्र हैं, उनकी जो लैंग्वेज है उसकी क्या विशेषता है? जो हायर कास्ट मतलब वो लैंग्वेज या पुरुष होते हैं वो संस्कृत बोलते हैं और बाकी जो है वो प्राकृत या उस भाषा में ये बोलते हैं। अच्छा, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में क्या अंतर होता है? मैम वैदिक संस्कृत में कुछ जो संस्कृत के नियम है उनका कहीं ना कहीं अपवाद देखा जाता है, जबकि लौकिक संस्कृत में महर्षि पाणिनि ने ग्रामर अष्टाध्यायी लिख के और उसको एक कठोर भाषा के रूप में बांध दिया उसको। तो वैदिक में जैसे कुछ जो संस्कृत में ऐसा होता है धातु और उपसर्ग का प्रयोग एक साथ होना चाहिए, लेकिन वैदिक में ऐसा नहीं होता, कई जगह अलग दिखता है। वैदिक में संगीतात्मकता, म्यूजिक पर ज़्यादा बल है, जबकि जो लौकिक संस्कृत होती है उसमें बलागात पर इसको ज़्यादा ध्यान में रखते हैं। स्वरों की संख्या होती है उसमें ज़्यादा होते हैं, लकार का प्रयोग भी वैदिक में ज़्यादा होता है जबकि लौकिक में कम होता है। पाणिनि ने जो सूत्र दिए थे याद है आपको वो? हाँ मैम, कुछ कुछ सूत्र याद है। बताइए। जैसे इचू जो उच्चारण के नियम बताए उन्होंने, अकु विसर्जनीय नाम कंठः, तो अ, क वर्ग और ह इन वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ से होगा। इचू यसा नाम तालु, ई च और य इन वर्णों का उच्चारण स्थान तालु से होगा। ऋतु रसा नाम मुर्दा, री ट और र इन वर्णों का उच्चारण स्थान मुर्दा से होगा। अच्छा, ठीक है ठीक है। आप भास के द्वारा लिखे हुए किन्हीं 3 नाटकों के नाम बता सकते हैं? मैम स्वप्न वासव दत्तम और अभी कोई बात नहीं। ये बताइए, जो संस्कृत साहित्य है उसमें जो नाटक हैं उसमें कॉमेडी नाटक कम क्यों मिलते हैं? मतलब विदूषक के द्वारा हाथ से सृजित करना वो एक अलग बात है, पर कॉमेडी नाटक होते हैं ना, आप समझ रहे हैं ना, जैसे कॉमेडी सीरियल होते हैं, कॉमेडी नाटक होते हैं, वो कम क्यों मिलते हैं संस्कृत में? संस्कृत में जैसे काव्य के उद्देश्य पढ़े थे तो उनमें ये काव्यम यश से अर्थ करते व्यवहार विधे शिवेत रक्षते है, कांता संहितोपदेश युजे, तो उसमें बताया गया है कि काव्य के बहुत सारे वो मतलब उद्देश्य होते हैं, ऐसे नहीं है कि साहित्य के लिए, तो इस कारण हो सकता है कि उसकी उपेक्षा की गई। अच्छा, आपकी माता जी का नाम भारत की एक बहुत प्रसिद्ध सेलिब्रिटी से मिलता जुलता है, आप समझ पा रहे हैं कौन? हाँ, कौन? बिरजू महाराज। कौन थे? कथक डांसर थे शायद। कहाँ से थे? किस प्रदेश से थे? कब हुई उनकी मृत्यु, कब हुई? अभी हाल के कुछ वर्षों में हुई है। कौन से पुरस्कार मिले थे उनको कथक के क्षेत्र में? आपको नहीं आइडिया, कोई बात नहीं। अच्छा, आप ये बताइए कि आपने अपनी हॉबी में लिखा है बाहर बैठकर प्रकृति के नज़ारे देखना। हाँ, तो ये प्रकृति के नज़ारे अंदर से नहीं दिखते? जैसे बचपन से ही हम गांव में रहते थे तो वहाँ लाइट वगैरह होती नहीं थी, तो शाम को दादी माँ के साथ छत पे चल जाते थे। हाँ। फिर ऐसे उड़ते हुए पक्षी देखना, रात को चांद तारे देखना। हाँ। तो दादी माँ उनसे रिलेटेड स्टोरीज बताती। अच्छा। तब से मेरे को अच्छा लगता है शाम को बैठना। क्या ऑब्जर्व किया आपने प्रकृति को देखते देखते? क्या सीखा आपने प्रकृति से? एक तो मतलब मुझे सुकून या शांति मिलती है। ठीक है। इसके अलावा पशु पक्षी मोर इनको देखते हैं तो एक आपस में कुछ चीज़ें मैंने ऑब्जर्व की, जैसे कि जो चिड़िया होती है तो अपने बच्चों के लिए वो माँ का मैंने देखा है कि जो भी मदर होती है ना, चाहे ह्यूमन हो चाहे पशु पक्षियों में हो, अपने बच्चों का पूरा वो ख्याल रखती है। खुद चाहे ना खाए लेकिन उनको ज़रूर खिलाती है। ठीक है। और नहीं, ये तो मतलब अगर आप नहीं भी बाहर बैठ के देखते तो भी पता है कि माँ तो माँ होती है, मनुष्य में हो या पशु पक्षियों में हो। एक जैसे मैंने ऑब्जर्व किया, खुद से देखा है। एक आपने बताया कि मैंने बचपन में बाहर बैठ के देखा, फिर दादी माँ ने कुछ कहानियाँ बताई। कोई कहानी आप बता सकते हैं जो दादी माँ ने आपको बताई हो? ध्रुव तारे की कहानी बताती थी। ध्रुव तारे की कहानी कैसे वो जो भक्त ध्रुव थे उनके बारे में, कि उन्होंने भगवान की बहुत कठोर तपस्या की थी बाल्यकाल में, फिर भगवान प्रसन्न हुए और उन्होंने जो वैकुंठ धाम बताते हैं। प्रशासन में कैसे सहयोग करेगी ये आपका जो ये शौक है? इससे मैम आजकल लाइफ है जो एडमिनिस्ट्रेशन या हमारी जो जनरल जो भी स्ट्रेस लेवल है कहीं ना कहीं वो सभी का ही बढ़ रहा है। स्ट्रेस मैनेजमेंट में ये चीज़ मेरे हेल्प करती है, थोड़ा सुकून मिलता है, पीस मिलती है। आपको सुकून मिलता है? अच्छा, तो आप किसी ऐसी जगह चले गए जहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ वाला शहर है, तो फिर आप कैसे सुकून तलाशेंगे? मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ शहर की जो प्रकृति है, ये रौनक है, वो लाई जाए वहाँ पे। अच्छा, प्रकृति को ऑब्जर्व करते हुए आपने क्या पाया? आपको प्रकृति में समानता दिखी या असमानता दिखी? प्रकृति में मैम समान मतलब प्राकृतिक न्याय जो कहते हैं कि मत्स्य न्याय, जो ताकतवर होता है वो कमज़ोर को
नहीं, ये तो प्राकृतिक न्याय की बात है, मैं नेचर की बात कर रही हूँ। क्या नेचर में समानता है? किस सेंस में? किसी भी सेंस में आप बताइए, मतलब आपको लगा कि प्रकृति सबके लिए समान है? हाँ मैम, सबके लिए समान है। सारे जो पेड़ है सभी के लिए फल देते हैं, ठीक है। सूर्य सभी को रोशनी हाँ। देता है। ठीक है। आप वो, क्योंकि अभी जो काम कर रहे हैं, आप मुझे बताइए कि क्या उद्योगों की क्या स्थिति है राजस्थान में, कौन कौन से प्रमुख उद्योग हैं? मैम राजस्थान की जीडीपी में इंडस्ट्री का 28% कंट्रीब्यूशन है। राजस्थान ऑयल एंड गैस का सबसे वन ऑफ इंडिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, 20% लगभग। इसके अलावा मैम सीमेंट का इंडिया का बड़ा प्रोड्यूसर है राजस्थान। और ये जो दिल्ली एनसीआर के अलवर रीजन है, यहाँ पर ऑटोमोबाइल और केमिकल इंडस्ट्रीज़ का बड़ा हब है। इसके अलावा राजस्थान एक टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ का भी बड़ा हब है। 4 वो केंद्र हैं, भीलवाड़ा, पाली, बालोतरा और जयपुर। और इसके अलावा हैंडीक्राफ्ट है, वो भी राजस्थान जो वन ऑफ द टॉप एक्सपोर्टर है। जयपुर एक मेट्रो सिटी है या स्मार्ट सिटी है? हम दोनों ही है, मेट्रो भी है वहाँ पर और स्मार्ट सिटी में भी। क्या फ़र्क होता है वैसे दोनों में? मेट्रो के लिए तो 10 लाख कुछ पॉपुलेशन का क्राइटेरिया होता है कि इससे ऊपर हो जाए तो उसको मेट्रोपॉलिटन सिटी बोलते हैं। और स्मार्ट सिटीज़ के लिए गवर्नमेंट ने स्मार्ट सिटी मिशन चलाया है। उसके तहत जो पूरा सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको स्मार्ट किया जाए, डिजिटलाइज किया जाए, वेस्ट मैनेजमेंट सही किया जाए और पावर सप्लाई, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, इनको सही, रिन्यूएबल एनर्जी को। किन्हीं 5 शहरों के नाम बताइए जो इस प्रोजेक्ट के तहत स्मार्ट सिटी बनाए जा रहे हैं। मैम 4 तो राजस्थान में ही है, उदयपुर, राजस्थान के बाहर। मैम इसके अलावा जो बड़े शहर है, वाराणसी, जो भी बड़े शहर है इंडिया के वो सारे इसमें शामिल है लगभग। तो कोई 5 नाम बता दीजिए। मैम श्योर तो नहीं हूँ पर अच्छा ठीक है, धन्यवाद पवन। पवन, यस। पवन सर ने आपसे पूछा था पवन वायु हवा में अंतर क्या होती है, तो पर्यायवाची हैं ठीक है उनके, लेकिन जैसे आपने पढ़ा होगा, अगर भूगोल विषय पढ़ा है आपने, हाँ, तो उसमें वायु राशि पढ़नी होती है, वायु राशि। पवन राशि नहीं पढ़ते हैं। तो वहाँ भूगोल में भी पवन और वायु अलग अलग संदर्भ में यूज होता है, तो उनके भूगोल में क्या अंतर होता है? पवन का मतलब गतिशील, विंड्स, और वायु गतिशील। वायु राशियाँ जो एयर मासेज हैं। एयर मासेज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वायु की बात कर रहा हूँ, एयर और विंड। विंड का मतलब गतिशील, एयर का मतलब तो अभी यहाँ पर एयर हैं, तो ये तो एक एयर एक ब्रॉडर टर्म हो गई और एयर का एक फॉर्म हो सकता है पवन। उसका एक सब पार्ट है पवन। हाँ पक्का, ठीक। उसमें एक टर्म होता है एनर्जी, जब हम ट्रांसफ़र करते हैं हवा के थ्रू, तो उसमें एक आता है कन्वेक्शन और एक आता है एडवेक्शन। इन दोनों में क्या अंतर होता है? कन्वेक्शन में तो एयर के पार्टिकल्स होते हैं, वो एक दूसरे को एयर ट्रांसफ़र, वो एनर्जी ट्रांसफ़र करके आगे लास्ट तक पहुंचते हैं। जैसे कन्वेक्शनल रेंस होती है तो वहाँ पर जो नहीं, जैसे इसको समझाइए कुछ ऐसी तरीके से जिससे हम लोग समझ जाए उस बात को, बिना टेक्निकल हुए। कोई दैनिक जीवन में कुछ, जैसे सब्जी कुछ बनाते हैं तो चम्मच है, अगर वो हम उसमें बर्तन में छोड़ दें, गैस पे चढ़ा है बर्तन, तो हम देखते हैं कि चम्मच है वो डायरेक्ट उसके ईंट के कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन वो गर्म हो जाता है। अच्छा अच्छा। तो ये उसका हो गया कन्वेक्शन का, कि एक पार्टिकल दूसरे और पार्टिकल। एडवेक्शन का? एडवेक्शन का मतलब होता है रेडिएशन के थ्रू, मतलब या किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। जैसे इसको थोड़ा एग्जैक्ट में आप परेशान लग रहे हैं, ज़्यादा परेशान हो गए। ना आप स्वभाव से प्रकृति प्रेमी हैं, लेकिन प्रोफेशन से ऐसे व्यवसाय में हैं जो प्रकृति का विनाशक है, उद्योग, है ना? सर इसको पूरी तरीके से तो स्वीकार नहीं। जितनी सारी समस्याएं हैं सब उद्योगों के चलते आज के डेट पे मानी जाती है। प्रदूषण जितने भी हैं, उद्योगों से बाहर तो एक भी है नहीं, चाहे किसी तरह का उद्योग हो। तो ये बताइए, कुछ ऐसे उद्योग हैं जो प्रकृति, जो नेचर को, जो पॉल्यूशन को कम करने में सहायक हैं? बढ़ाने के लिए तो हज़ारों हैं। कहीं ना कहीं सर हर एक इंडस्ट्री का कुछ ना कुछ नेगेटिव नहीं, एनवायरमेंटल आउटकम। कुछ निगेटिव का मैं नहीं पूछ रहा हूँ। जो रिसाइकलिंग इंडस्ट्री है वो कहीं ना कहीं जो है एनवायरनमेंट के लिए अनुकूल रहेगी। हाँ ठीक है, और कोई? और इसके अलावा सर डिजिटल आईटी टेक्नोलॉजी है, तो इसने पेपर कटिंग को, इन चीज़ों को आईटी इंडस्ट्री इन्होंने बहुत कम कर दिया, ठीक तो है, ये भी अनुकूल है। और ऐसे ही बताइए, और कोई? ईवीज हैं, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल से जो ऑयल एंड गैस का जो अच्छा, आप आते हैं नागौर से, आप नागौर से आते हैं? यस सर। तो नागौर में एक जायल पट्टी भी बड़ी प्रसिद्ध है, वो जायल पट्टी क्या है? वहाँ फ्लोरोसिस की प्रॉब्लम होती है, तो उसको कुबड़ पट्टी कहा जाता है।
कि पानी में फ्लोराइड ज़्यादा है। क्यों है वहाँ पर, क्या कारण है कि उस राजस्थान के उस पार्ट में फ्लोराइड ज़्यादा है पानी में? अंडरग्राउंड वाटर में वो जो रॉक्स होती है उन्हीं के कारण होता है वहाँ पे। किस टाइप के रॉक में फ्लोराइड पाए जाते हैं? सर इसके बारे में तो एग्जैक्ट। अच्छा, क्या असर होता है इनका फ्लोराइड का? फ्लोराइड की एक निश्चित मात्रा होती है कि 1 ppm तक तो ये दांतों के लिए फ़ायदेमंद होता है। उसके बाद अगर इससे ऊपर कंसंट्रेशन चल जाती है तो फिर दांतों में स्टेन लग जाते हैं। पहले डेंटल फ्लोरोसिस होता है और दांत टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। उसके बाद स्केलेटल फ्लोरोसिस होता है जिसमें कि हमारी हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, मुड़ जाती है, रीढ़ की हड्डी मुड़ जाती है। इसी वजह से इसको कुबड़ पट्टी कहते हैं। तो मान लीजिए कि अगर किसी में ये फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा हो गई तो उसका उपचार है हमारे पास? हम फ्लोरोसिस को प्रिवेंट कर सकते हैं और ट्रीट नहीं कर सकते? ट्रीटमेंट तो सर नहीं है। जो डेंटल ट्रीटमेंट है वो कर सकते हैं हम एस्थेटिकली, जैसे उस पर केप लगा दिया और दांतों का जो ऑर्थोडोंटिक्स के थ्रू उसका जो अरेंजमेंट है उसको सही कर दिया। किरात एक जनजाति का नाम आपने लिया था, वर्तमान में उसे किस जनजाति के रूप में जानते हैं? सॉरी सर इसका मतलब किरात भारत में है या विलुप्त हो चुकी है पूरी तरीके से? किरात शिकारी जनजाति है। अब अच्छा, वर्तमान में नहीं पता आपको। ये आपके यहाँ से एक दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का कुछ हिस्सा गुजरता है। यस सर। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित करने के बहुत सारे उद्देश्य हैं। यस। एक उद्देश्य ये भी हो सकता है कि परिवार में जो भारत में टूटते हुए परिवार है उनको सहारा प्रदान किया जाए और पारिवारिक ढांचे को मजबूती प्रदान करने में ये मदद करेगा। कैसे करेगा? इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के चारों ओर कुछ रेजिडेंशियल सिटीज़ भी बना रहे हैं ताकि जो प्रोफेशनल है तो वहाँ पर उन सिटीज़ में साथ में रह सके। इसके अलावा ये भारत के ओवरऑल जो समृद्धि है कहीं ना कहीं उसमें कंट्रीब्यूट करेगा। समृद्धि की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, समृद्धि के लिए तो सारा काम हो रहा है। पारिवारिक संस्थान को या फैमिली इंस्टीट्यूशन को मजबूत करने में किस प्रकार सहायक होगा? जो रेजिडेंशियल सिटीज़ है वहाँ पर परिवार साथ रह सकते हैं। उसके अलावा तो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन मीनिंग सर बहुत सारे मोड, जैसे ट्रेन है, बस है, गाड़ी है, अलग अलग जो ट्रांसपोर्ट जहाँ लास्ट माइल कनेक्टिविटी इंश्योर करने के लिए यूज़ करते हैं उनको बोलते हैं। ठीक है पवन सर। पवन ये बताइए कि संस्कृत काव्य शास्त्र में जो 6 संप्रदाय हैं प्रमुख, वो कौन कौन से हैं और उनके प्रवर्तक कौन हैं? यस सर। रस संप्रदाय, इसके पर भरत मुनि को माना जाता है। फिर रीति संप्रदाय, इसके प्रवर्तक वामन महोदय को माना जाता है। फिर है अलंकार संप्रदाय, इसके प्रवर्तक भामा को माना जाता है। फिर ध्वनि संप्रदाय, इसके प्रवर्तक आचार्य आनंदवर्धन को माना जाता है। फिर औचित्य संप्रदाय, इसके प्रवर्तक आचार्य सैमेंद्र को माना जाता है। और वक्रोक्ति संप्रदाय आचार्य कुंतक। ठीक है। बहुत डिबेट है संस्कृत काव्य शास्त्र में कि काव्य की आत्मा इनमें से कौन सी है। आपकी राय में किसको काव्य की आत्मा मानना चाहिए? काव्य के सर्वांगीण विकास के लिए तो सारे संप्रदाय आवश्यक है, पर मेरे हिसाब से जो सामान्य काव्य रसिक है उनके लिए रस को काव्य की आत्मा माना रस जाना को ही। कुछ लोग रस और ध्वनि का एक मिक्स्ड फॉर्म है जिसको रस ध्वनि कहते हैं, उसका आइडिया है आपको क्या है वो? हाँ, ध्वनि संप्रदाय और रस संप्रदाय कहीं ना कहीं एक दूसरे के पूरक है या एक दूसरे को प्रमोट करते हैं। जैसे जो व्यंग्य काव्य होता है उसी को ही ध्वनि काव्य कहा जाता है। उसमें रस की उत्पत्ति भी होती है। ठीक है। रस की निष्पत्ति की जो विभिन्न व्याख्याएं हैं उनमें से कौन सी व्याख्याएं सबसे बेहतर लगती हैं आपको? आचार्य आनंदवर्धन की जो अभिव्यक्तिवाद है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा सटीक आनंदवर्धन जी की है? नहीं सॉरी सर, मैं भूल, अभिनव गुप्त की। हाँ, क्या है उसका मतलब अभिव्यक्तिवाद का? अभिव्यक्तिवाद का मतलब है कि रस एक्सप्रेस करता है, अपने आप को अभिव्यक्त करता है। जो काव्य रसिक होते हैं उनके अंदर ही वो रस विद्यमान होता है। आपकी राय में संस्कृत भाषा का भविष्य क्या है? ये चल पाएगी, मृत हो चुकी है, कोमा में है, या क्या है? संस्कृत की सर इतनी ज़्यादा विशेषता है कि भारतीय जनमानस को अगर जानना या पहचानना हो तो संस्कृत को जानना आवश्यक होता है। और इसलिए चाइना या बहुत सारे विदेश से जो संस्कृत का अध्ययन कर रहे हैं वहाँ पर कई 100 सालों से ना वो है। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करेगा कि हम क्या चाहते हैं। अगर हम चाहें तो संस्कृत भाषा को पुनर्जीवित कर सकते हैं। जैसे इजराइल में बेन यहूदा एक विद्वान थे, उन्होंने हिब्रू भाषा को पुनर्जीवित कर दिया। तो ये सब कुछ हमारी और आने वाली पीढ़ी पे डिपेंड करेगा। नेचर को मदर नेचर क्यों बोलते हैं, फादर नेचर क्यों नहीं बोलते? माँ के जो मदर नेचर इसलिए बोलते हैं सर कि माँ की जो कोख है, जो नदियाँ हैं, प्रकृति के सानिध्य में ही कहीं ना कहीं जो पुरुषों सभ्यता का विकास हुआ है। नहीं, मैं समझा नहीं। हमारा जैसे मदर सेल्फलेसली हमसे कुछ नहीं एक्सपेक्ट करती और हमारा जो भला करती है,
वैसे ही प्रकृति जो मानव सभ्यता है, मानवों का अपना कुछ स्वार्थ नहीं देखती और उनका भला करती है, सारे जो रिसोर्स है वो प्रोवाइड करवाती पिता स्वार्थी होते हैं? है। सर हमारे जो संस्कृति है उसमें माँ को सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है और इसलिए हमने जो प्रकृति है उसको कहीं ना कहीं माँ का दर्जा दिया। ठीक है पवन, धन्यवाद, जा सकते हैं आप। ठीक है, थैंक यू सर। आइए बैठिए। कैसे हैं? ठीक हूँ। क्या अनुभव रहा आपका? अच्छा, पहली बार इंटरव्यू देने आई इसका? थर्ड टाइम। थर्ड टाइम। पहले 2 बार में क्या हुआ था? मेंस में कम थे, इंटरव्यू में तो ठीक थे। कितने? लास्ट टाइम 190 थे, उससे पहले 170। ठीक है, आपका लेवल तो वो वाला है, एकदम ठीक बात है। और आज के इंटरव्यू में क्या लग रहा है आपको उसके हिसाब से? कुछ थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। मतलब ज़्यादा आएगा या कम आएगा पहले से? आज की परफॉर्मेंस के बेस पे कितने मार्क्स मिलने चाहिए आपको? उतना रह जाए तो ये बेटर है। ठीक है, आपको लेके जनरली हम सब की राय बहुत अच्छी है। आपका आने का तरीका, बैठने का तरीका शानदार है। ड्रेस के मामले में एक दो सुझाव है कि जब आप बैठते हैं ना तो कोट खोल लीजिए बटन, ठीक है, याद है ना, थोड़ा सा उससे कंफर्टेबल दिखेंगे आप। और हो सके तो जो सॉक्स आपकी वाइट हैं, अच्छा तो क्या हो रहा है कि ट्राउज़र और जूते के बीच में ना अचानक वो झलकता है थोड़ा अलग से, बहुत फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्यों ध्यान जाए किसी का। तो चाहे तो ब्लैक कर लें, आपकी चॉइस की बात है। हाँ, नहीं कर लो, जो हमें लगा आपको बता दिया, ठीक है। जहाँ तक आपके इंटरव्यू के बाकी सवालों की बात है, सबसे अच्छी बात है कि आपके पास लगभग हर सवाल का जवाब है और आप जवाब दे रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं और कॉन्फिडेंस भी अच्छा खासा है। मतलब हमने बहुत कोशिश की ग्रिल करने की, फंसाने की, लेकिन कहीं कहीं आप फंसने के बाद भी ऐसा नहीं है कि वो छटपटाहट दिख रही हो आपके अंदर। ऐसा लग रहा था कि आप कॉन्फिडेंट है, ठीक है, नहीं आता तो क्या हो गया। तो जहाँ नहीं आता माफ़ी मांग लीजिए, इसमें क्या दिक्कत है ना। एक दो जगह लगा आप हारा हुआ युद्ध लड़ रहे हैं, लगातार बिना बात के लड़ रहे हैं। जैसे डेंटिस्ट्री में एक सामान्य सा प्रश्न है कि BDS अलग से क्यों होता है, इसका जवाब आज तक तो मुझे मिला ही नहीं है, आपके पास भी नहीं उसका जवाब, है ना। आपने बहुत समझाने की कोशिश की कि दांत बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, दिल से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लीवर से भी। ऐसा थोड़ा ना होता है, सब जानते हैं कितना महत्वपूर्ण है। ये सिंपल सी बात, दांत के बिना लोग जिंदा रह लेते हैं, हार्ट के बिना नहीं रह पाते, लंग्स के बिना नहीं रह पाते, तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण तो होंगे ही ना। जब उनके लिए अलग से ग्रेजुएशन नहीं है तो दांत के लिए अलग से क्यों हो, है ना। तो आप कहिए कि सर किसी ऐतिहासिक घटना में ऐसा हुआ होगा, कोई फैसला हुआ होगा, लेकिन आज बहुत प्रासंगिक लगता नहीं है। ज़्यादा ठीक है कि MBBS में ही हो जाए और जिसको दांत का ही अध्ययन करना है वो स्पेशलाइजेशन करे, जैसे MD में करते हैं, MS में करते हैं। तो मतलब डेंटिस्ट्री में MD MS हो सकता है, इसमें क्या परेशानी की बात है, ठीक है। बस जिसका समाधान नहीं है, जहाँ तर्क दे के नहीं चल पाएंगे, वह हम मान लीजिए उस बात को, उसमें क्या परेशानी है। बाकी आपकी डेंटिस्ट्री की नॉलेज बहुत अच्छी है, इम्प्लांट्स को लेके, वेनियर्स को लेके, वो सब आपकी नॉलेज बहुत बढ़िया है। आपकी नॉलेज संस्कृत साहित्य को लेके बहुत अच्छी है। संस्कृत भाषा पे हमने खूब सवाल पूछे, काव्य शास्त्र से पूछ लिए, और मतलब लिटरेरी टेक्स्ट पे इन्होंने पूछा, भाषा विज्ञान पे उन्होंने पूछा, आपने सबके जवाब बढ़िया दिए। मुझे लगता है कि संस्कृत आपका फोर्टे है, मजबूत पक्ष है, और उसमें आप कुछ बढ़िया कर पाएंगे। एक सवाल मेरे ख्याल से बहुत ठीक से आप जवाब नहीं दे पाए थे कि जैसे सर का सवाल था कि संस्कृत क्यों कंप्यूटर के लिए अच्छी भाषा है। इसे सिंपल सा तरीका है, संस्कृत का जो ग्रामर है वो बहुत ही इंटैक्ट किस्म का है। अच्छा, संयोगात्मक भाषा है, उसका ग्रामर इतना साइंटिफिक है। तो मशीन के लिए वही भाषा चाहिए जिसमें मतलब वेरिएशंस ना हो, डेविएशंस ना हो, जो बहुत ही ग्रामेटिकली परफेक्ट भाषा हो। तो ग्रामेटिकल परफेक्शन की वजह से संस्कृत को माना जाता है इन प्रिंसिपल कंप्यूटर्स के लिए सबसे अच्छी भाषा। ये अलग बात है कि जिन देशों ने कंप्यूटर का विकास किया उनको संस्कृत नहीं आती थी, तो इसलिए विकास अंग्रेजी में हुआ, लेकिन संस्कृत में उसका विकास और बेहतर हो सकता है, ऐसी एक धारणा चलती है। लॉजिस्टिक्स शब्द से शायद बहुत परिचित नहीं थे, तो उसमें ऐसा लगा कि आप उलझ रहे हैं, फंस रहे हैं। कैसा था? क्योंकि ट्रक, जैसे आपने कहा कि आपके पापा ट्रक ड्राइवर हैं, तो उसमें ना लॉजिस्टिक्स की बातें तो आएंगी ही आएंगी। थोड़ा सा लॉजिस्टिक्स पे सर्च कर लीजिए, उसमें क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं, तो हो सकता है वहाँ भी ऐसा सवाल आ जाए। लिथियम वाला आपने बड़ा अच्छा आंसर दिया, बहुत शानदार उत्तर था। और
नाटक के तत्व आप नहीं बता पा रहे थे, पर देख लीजिएगा नाटक के भारतीय ठीक है, परंपरा में 4 तत्व माने जाते हैं, पश्चिम में 7 माने जाते हैं। वो अच्छा, एनसीईआरटी भी देख लेंगे ना, ठीक, गूगल कर संस्कृत लूँगा। साहित्य वाली, उसमें मिल जाएगा। कुल मिला के सार जो है, पहली बात है कि आप कॉन्फिडेंट हैं, हर सवाल का जवाब आपके पास है, आप चुप नहीं होते, अच्छी बात है, मैंने जवाब देते हैं, ठीक है, मुस्कुराते भी हैं। तो एक भाव ये आता है कि किसी जिंदा दिल व्यक्ति से बात चल रही है, ये अच्छा भाव है। अब आप सिलेक्टेड भी हैं, इसका फ़ायदा भी है। फिर अब डेंटिस्ट्री और संस्कृत साहित्य से न्याय भी कर रहे हैं, ये भी अच्छी बात है। जो कमज़ोर पक्ष हैं, मैं 3-4 संकेत करूंगा। कहीं कहीं ऐसा लगा कि आप बहुत ध्यान से प्रश्न को सुन नहीं रहे हैं। मतलब प्रश्न एक्स है, आप वाई का जवाब देने लग गए। स्पेशली इनके साथ 2-3 बार ऐसा हुआ कि जैसे मालदीव के मामले में जो पूछना चाह रहे हैं और आप जो जवाब दे रहे हैं उसमें ना संगति बन नहीं पा रही थी। समझने में थोड़ा केयरफुल होकर सुनिए, भापिए कि मेंबर क्या पूछना चाह रहे हैं, ठीक है। पर ये लगातार नहीं हुआ, ये 1-2 बार ही हुआ, बाद में आपने मैनेज कर लिया। तो एक संकेत के रूप में कह रहा हूँ मैं सिर्फ। कहीं कहीं ऐसा लगा उसी प्रश्न में कि जो पूछा गया और जो उत्तर दिया वो एग्जैक्टली सेम नहीं है, तो हमें लगा कि टू द पॉइंट अगर बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन ये भी केवल 1-2 प्रश्नों में है, बाकी जगह आपने टू द पॉइंट बोला, अच्छा बोला। एनर्जी लेवल जहाँ आप फंसने लगे थे वहाँ एनर्जी लेवल थोड़ा सा कम हो गया था, जबकि आपकी स्माइल बड़ी अच्छी है। थोड़ा सा अपनी आवाज़ ऊंची रखेंगे ना, और कहीं 2-4 खराब प्रश्न है तो भी डरना नहीं है ना, आवाज़ ऊंची रखनी है और जिंदा दिली बनाए रखनी है, उससे ध्यान रखिएगा। इंटरफेयर जैसे शब्दों का प्रयोग अपनी ओर से करने से बचिएगा, क्योंकि आपने वो प्रयोग किया फिर आप फंस गए, लेकिन आपने बचा लिया, फिर भी ये अच्छी बात है। मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा अगर ताकत लगा देंगे तो 190 से 200 का लेवल आपका बनता है। आज के इंटरव्यू में भी आपका अच्छा लेवल है, इतना तो नहीं, लेकिन हाँ बन सकता है उतना आराम से, ठीक है। कोई सवाल आपके पास है? तो क्या क्या ध्यान रखना है? ध्यान से सुनना है, जो पूछा गया है सिर्फ वो बोलना है, एकदम टू द पॉइंट। थोड़ी जो कि जनरली आप बोलते भी हैं, कहीं कहीं गड़बड़ कर रहे हैं, है ना। कुछ पूछना है आपको इसके अलावा? थोड़ी वॉइस से वो उसको थोड़ा और तेज थोड़ा सा ऊंचा कर लीजिए बस, और कोई सुझाव नहीं। वैसे मुस्कुराते रहना यार, भेज देंगे मसूरी आपको वो लोग, ठीक है। जाइए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।